ओके, तो अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में आते हैं जो डाइलेक्ट्रिक्स इन एसी फील्ड का है। वो है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो हम इस टॉपिक को देखते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में आपको हल्का फुल्का शुरू में ही बताया था कि जब कभी भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप एसी फील्ड लगाते हैं तो एसी फील्ड लगाने से इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो दो भागों में बट जाता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है यही कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक लॉस होता क्या है, पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस से आपका क्या लेना देना है। डाइलेक्ट्रिक लॉस, लॉस का मतलब हमको हानि होता है ना। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेसिकली हम एनर्जी की ही बात करते हैं यहाँ पे। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एब्जॉर्ब हो जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा, ठीक है। जब कभी भी हम एसी फील्ड लगाते हैं तो और वो एनर्जी हीट के फॉर्म पे डिसिपेट हो जाता है, उस एनर्जी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें आपने एसी फील्ड लगाया। एसी फील्ड लगाने से इसमें ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो एनर्जी को, अब एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो कहीं ना कहीं हीट मतलब इसको निकालेगा, ये हीट के फॉर्म पे इसको डिसिपेट कर देता है। ये जो हीट के फॉर्म पे एनर्जी हमारा वेस्ट हो जा रहा है, इस वेस्टेज को डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। अब आपको ये पता होगा कि अब हमको बेसिकली इसका डेरिवेशन देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब एग्जाम से। ये इसका ना बेसिकली अब हम लोग डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। आप 10-15 मिनट लगेगा इस डेरिवेशन कंप्लीट करने में, तो थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुनिएगा। देखिए, आपको निकालना क्या है, बेसिकली आपको ये देखना है कि भैया मेरा जो हम पावर दे रहे थे, एनर्जी दे रहे हैं, वो सब वो एब्जॉर्ब हो रहा है और लॉस हो जा रहा है। तो जो एवरेज पावर डेंसिटी लॉस होना है, एवरेज पावर डेंसिटी लॉस, जिसको हम लोग वॉट पर मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे कि हर मीटर क्यूब में कितना वॉट एनर्जी जा रहा है, पावर जा रहा है। तो पावर डेंसिटी कितना है, तो आप इसको W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको वॉट पर मीटर क्यूब से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप एक काम करिए, आप ना 0 से 2 पाई पूरा एक साइकिल ले लीजिए, 0 से 2 पाई, और आप डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करिए विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई, और इसका एक साइकिल के लिए आप एक वन टाइम पीरियड को आप डिवाइड कर दीजिए, जो डेंसिटी आ जाएगा उसका। तो ये है बेसिक फॉर्मूला इसका एवरेज पावर डेंसिटी लॉस का, ठीक है। एवरेज पावर डेंसिटी लॉस का फॉर्मूला अगर आपको देखना है तो ये होता है 1/2 पाई 0 से ये JE/d5, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे अंदर से देखते हैं क्या हो रहा है। एक मान लीजिए ये कैपेसिटर है, इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। आपने इसमें क्या किया, आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E0 cos ओमेगा टी, ये आपने दिया था। आपने जैसे ही ये वाला फील्ड दिया, इसका जो एप्सिलॉन आर है वो दो भागों में टूट गया, एप्सिलॉन आर डैश माइनस जे एप्सिलॉन आर डबल डैश। ये सब आपको कहानी पहले से पता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि फ्लक्स डेंसिटी के बारे में कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई होता है। अब यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, ई जो है आपका वो आपका आप बोल सकते हो ई हो गया है E0 e⁻j⍵t, या फिर E0 आप बोलते हो cos ओमेगा टी, है ना, cos ओमेगा टी होता है ये। तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो ना कि E0, ठीक है। और इसका रियल पार्ट आप ले लो, रियल पार्ट cos ओमेगा टी को आप ऐसा बोल सकते हो e⁻j⍵t, ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि भैया जब आपको करंट डेंसिटी निकालना है, क्योंकि हम लोगों को ना करना क्या है, J इंटू ई मल्टीप्लाई करना है, तब हमको पूरा ये वैल्यू टोटल निकाल के देना है। तो आपको पहले J निकालना पड़ेगा। J मतलब होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि J का वैल्यू होता है करंट डेंसिटी का डेल्टा D/ΔT, ये वैल्यू होता है, अगर आपको मेरे ख्याल से ध्यान होगा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला।
डेल डी बाय डेल टी, है ना। तो करंट डेंसिटी डेल डी बाय डेल टी होता है, तो क्यों ना अपन डेल बाय डेल टी और डी की वैल्यू रख देते हैं। डी की वैल्यू अभी जस्ट ताजा ताजा अपन निकाले हैं ये वैल्यू, तो अपन यहाँ पे रख देते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ साइलेंट नॉट ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। बेसिकली ये रियल पार्ट ये सब लिखने का क्यों होता है, क्योंकि अपन को डेल बाय डिफ्रेंशिएट करना रहता है, तो ये आसान पड़ता है, तो इसमें अपन कर लेते हैं। अब अपन इसको थोड़ा सा रियल पार्ट को बाहर ले आते हैं, डी बाई डी टी को अंदर ले जाते हैं, तो रियल पार्ट यहाँ हो गया और आपका एफ साइलेंट नॉट तो ठीक है। उसके बाद अच्छा एक मिनट, ये एफ साइलेंट नॉट पहले ही एफ डी होता है एफ साइलेंट ई ना, तो यहाँ पे तो एफ साइलेंट नॉट एफ साइलेंट आर दोनों आएगा, तो यहाँ पे एफ साइलेंट आर लिख देते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ तक आपको हो गया, ई नॉट रह गया, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जे ओमेगा सामने आ जाएगा, तो जे ओमेगा सामने आ गया और ई टू दी पावर जे ओमेगा टी लिख दिया अपन, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, जे इज इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी अपन डिफ्रेंशिएट बस किए हैं। ओके, अब अगर किसी को वैसे कोई समस्या नहीं है तो अपन एक काम करते हैं, सारे जो वो वाले पार्ट हैं उसको बाहर ले जाते हैं जो कांस्टेंट टाइप का है। एफ सेलन नॉट मान लो अभी यहाँ पे है, ई नॉट जो आपका है वो भी आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा को भी आप ले दे के बाहर ला सकते हो। उसके बाद रियल पार्ट में आपको करना है, क्योंकि एफ सेलन आर दो भागों में बढ़ जाना है बेसिकली यहाँ पे, तो एफ सेलन आर को आप लिख सकते हो एफ सेलन आर डैश माइनस जे एफ सेलन आर डबल डैश, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। और और क्या है, जे वाला टर्म है, तो जे वाला टर्म भी, क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो इसको भी अपन लिख दिए। और ई टू द पावर जे ओमेगा टी है, तो ई टू द पावर जे ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। बोलो इतना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि J की वैल्यू ये हो गई, लेकिन अब बस हम लोग को कुछ ही स्टेप बचे हुए हैं कि बेसिकली अंदर को थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म है उसका रियल पार्ट निकालना है, तो क्यों ना अपन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, एफ साइलेंट नॉट ई नॉट ओमेगा रखते हैं रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे था एफ सेलन आर डैश माइनस जे एफ सेलन आर डबल डैश, क्यों ना जे को अपन इसके अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जे एफ सेलन आर डैश प्लस एफ सेलन आर डबल डैश, ये वाली वैल्यू हो गई। और यहाँ पे आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई, सिंपल सा बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि एफ सेलन नॉट ई नॉट ओमेगा तो है ही, रियल पार्ट है, रियल पार्ट को अपन एक काम करते हैं, पहले इसको अंदर में तोड़ देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस ओमेगा टी को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा जे एफ सेलन आर डैश कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका एफ सेलन आर डबल डैश कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जे हो जाएगा माइनस वन, जे स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस एफ सेलन आर डैश साइन ओमेगा टी। और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जे का वाला टर्म रहेगा ही, जे साइन ओमेगा टी और एफ सेलन आर डबल डैश। अब ये बताना मेरे को कि रियल पार्ट चाहिए, तो क्या मेरे को ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि हमको तो रियल पार्ट ही चाहिए, तो जे वाला टर्म नहीं रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं एफ साइलेंट नॉट ई नॉट ओमेगा, और रियल यहाँ पे आ जाएगा एफ साइलेंट आर डबल डैश कॉस ओमेगा टी माइनस एफ साइलेंट आर डैश साइन ओमेगा टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम वापस आते हैं, हमने J की वैल्यू निकाल के रखी है, अच्छी बात है। अब आपको ये पता होगा कि भैया हमको जो W निकालना है वो होता है 1/2 पाई 0 से 2 पाई J इंटू ई डी फाई, है ना। तो क्यों ना अपन J की वैल्यू को पुटअप ही कर देते हैं, तो ये W निकल जाएगा। तो W निकालने के लिए, क्योंकि हमको पावर लॉस निकालना है ना, एवरेज पावर लॉस, तो अपन क्या करते हैं 1/2 पाई रखते हैं, 0 से 2 पाई रखते हैं, और आपका बेसिकली ये जो J है, J की वैल्यू ये है, तो अपन इसको रख देते हैं एफ सेलन नॉट ई नॉट ओमेगा, और यहाँ पे रख देते हैं एफ सेलन आर डैश कॉस ओमेगा टी
माइनस एप्सिलॉन आर डैश साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ई क्या है, तो ई आपको बचपन से पता है कि ई होता है ई नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ई को भी रख देते हैं ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे अपन डी ओमेगा टी, क्योंकि सारे डी ओमेगा टी के टर्म में है तो डी ओमेगा टी अपन लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करें, अब हम इसको बस मैथमेटिकल है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है। 1/2 पाई, 0 से 2 पाई रखें। अभी आप सामने होते तो मैं आपसे सॉल्व कराता, लेकिन अभी अब मैं कितना का वेट करूं, तो मैं डायरेक्ट आपको निकाल के बताते जाता हूँ। ई नॉट एफ सेलन नॉट ई नॉट ओमेगा है, इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, पहली बात तो चलिए ई नॉट कॉस ओमेगा टी को पहले इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ गया एफ सेलन नॉट ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा कितना होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा, है ना। और आपका ई नॉट यहाँ पे भी है, ई नॉट यहाँ पे भी है, तो ई नॉट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपका एफ सेलन आर डबल डैश कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, माइनस एफ साइलन आर डैश। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, साइन 2 ओमेगा टी/2, ये हो सकता है क्या मैथमेटिक्स? ठीक है, ओके। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैं वापस इसको 1/2 पाई लिख लेता हूँ, 0 से 2 पाई लिख देता हूँ, और एफ साइलन नॉट तो ई नॉट का स्क्वायर हो गया, एफ साइलन नॉट हो गया, ओमेगा हो गया। और अपन एक काम करते हैं, अपन अच्छा ठीक है, अपन कुछ काम नहीं करते, अपन इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एफ एप्सिलॉन आर डबल डैश कॉस 2 ओमेगा टी+1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? आई होप, है ना। और ये हो गया एप्सिलॉन आर डैश साइन 2 ओमेगा टी/2। ऐसा लिखने के पीछे मेरा एक लॉजिक था, वो लॉजिक ये था कि 1/2 पाई जब 0 से 2 पाई अपन इंटीग्रेट करेंगे, ये एक काम करते हैं, ये टर्म को बाहर ही ले जाते हैं, ये टर्म जो हमारा दिमाग खा रहा है, एफ सेलन ई नॉट स्क्वायर और आपका मेरे ख्याल से एफ सेलन नॉट ओमेगा, उसके बाद ये आ गया आपका अंदर का जो टर्म है, इसमें आप दो तीन चीज़ों को देखेंगे। वैसे एफ सेलन आर डबल डैश है कॉस 2 ओमेगा टी/2 है, प्लस अगर आप देखें एफ सेलन आर डबल डैश बाय 2 है, माइनस एफ सेलन आर डैश साइन 2 ओमेगा टी/2 है। ठीक है, अगर आप 2 को भी बाहर ले जाना चाहें तो आप 2 को भी बाहर ले जाके इसको पूरा आप कैंसिल कर सकते हैं 2 को। अब आपका सिंपल सा है, अब आप नॉर्मल आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना मेरे को लगता है कि आपको आता होगा। आप ई स्क्वायर एफ सेलन नॉट ओमेगा बाय 4 पाई आप लिख दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है क्या कि एफ सेलन आर डबल डैश है कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी/2, है ना। और इसको अपन कर देते हैं 0 से 2 पाई। आपको यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ सेलन आर डबल डैश है इंटू टी, तो टी में आप डायरेक्ट 0 से 2 पाई करेंगे तो डायरेक्ट 2 पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस है, माइनस साइन आप लिख दीजिए एफ सेलन आर डैश, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ पे कॉस आ गया कॉस 2 ओमेगा टी और बाय 2 आ गया, और 0 से 2 पाई आपने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, तो अब हम लोग वापस सॉर्ट आउट करते हैं और इसको देखते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं। बेसिकली आपने इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर दिया है, लिमिट्स रखने की देर है, लिमिट्स रख दीजिए, आप रखिए एफ सेलन नॉट स्क्वायर करिए ई नॉट स्क्वायर एफ सेलन नॉट ओमेगा बाय 4 पाई आप कर दीजिए। और उसमें आपको करना क्या है, बताइए, तो साइन 2 पाई अगर यहाँ पे रखेंगे तो साइन 4 पाई कितना हो जाता है, 2 × ओमेगा टी अगर आप 2 पाई रख देते हैं तो साइन 4 पाई कितना होता है, पता है क्या किसी को? 0। और साइन 0 कितना होता है? 0। तो ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? हाँ, ये वाला पोर्शन बच जाएगा, तो ये वाला पोर्शन अपन लिख देते हैं एप्सिलॉन आर डबल डैश इंटू 2 पाई। ठीक है, प्लस ये एफ कॉस 2 पाई इंटू कॉस 4 पाई कितना होता है, 1 होता है। और कॉस 0 कितना होता है,
1। तो ये अब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे क्या, तो कुछ बचेगा नहीं, तो मेरे ख्याल से इतना बच जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं ई नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाय 4 पाई इंटू आपका एप्सिलॉन आर का डबल डैश इंटू 2 पाई। क्या ये 2 पाई और ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल में आपको अब पावर डेंसिटी लॉस का फॉर्मूला बता रहा हूं, एवरेज पावर डेंसिटी लॉस का ई नॉट का स्क्वायर एफ साइलन नॉट ओमेगा एफ साइलन आर डबल डैश बाय 2। ये है फाइनल एवरेज पावर डेंसिटी लॉस। और आप देख सकते हैं कि पावर डेंसिटी लॉस मतलब जो डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे ही आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ये डिपेंड एफ साइलन नॉट तो चलो कांस्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के स्क्वायर पे आप कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, नॉन लीनियर रिलेशन पे है। और तीसरा बात सबसे बड़ी बात है वो है आप इमेजिनरी पार्ट के डिपेंडेंट है। मतलब जो एफ साइलन आर होता था वो अब एफ साइलन आर डैश माइनस जे एफ साइलन आर डबल डैश हो गया। मैं आपको बार बार बोला था कि ये इमेजिनरी पार्ट ही हमको डाइलेक्ट्रिक लॉस का वजह बनता है। तो आप इस एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं कि इसमें कहीं भी एफ साइलन आर डैश की जगह नहीं है, एफ साइलन आर डबल डैश से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए एप्सिलॉन आर डबल डैश बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इसी को फेजर रिप्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं। अगर आपको फेजर से बताना है करंट डेंसिटी को, अगर आपको बताना है तो आप फेजर जब जैसे याद है मैं आपको एक जे का एक एक्सप्रेशन बता रहा था, बाद में अपन क्या किए जे का ये जो जे का एक्सप्रेशन है, इस जे का एक्सप्रेशन ये भी नहीं, ये वाला एक्सप्रेशन जो हम बेसिकली क्या कर रहे थे आई थिंक इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं, इसमें हम रियल पार्ट ही रखे थे क्या आई थिंक, हाँ यही वाला एक्सप्रेशन ठीक। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका अगर आप दोनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो आपको कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी का अलग अलग जो आउट ऑफ फेस रहते हैं 90 डिग्री उसमें आपको मिलेगा। मतलब आप इसको जे को लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू J1 प्लस J2। अगर आप इसको फेजर में प्लॉट करेंगे इसी इसी जे को तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। जे मैं जैसा बताया ना J1 प्लस J2, आप इसको घर में करके देखिएगा। एक आप J1 एक्सिस ले लीजिएगा J1 और यहाँ पे J2 ले लीजिएगा, आपको मिलेगा एक बीच का लाइन जो आपको ये वाला लाइन मिलेगा। बेसिकली ये J1 है और उसी का 90 डिग्री फेस में J2 था। अगर आप साइन और कॉस के टर्म में अगर अपन देख रहे थे तो ये वाला जो लाइन है बेसिकली ये ना लॉस को दिखाता है, जिसमें ये वाला जो एंगल है वो डेल्टा है जिसको हम लॉस एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो आपको कुछ चीजें बस आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये कि जब डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात करते हैं तो लॉस टेंजेंट की जरूर बात करते हैं। तो लॉस टेंजेंट बेसिकली निकाला जाता है यही J1 और J2 को डिवाइड करके। तो अगर आपको J का वैल्यू याद है, J का वैल्यू अगर आपको याद है और J2 का वैल्यू याद है तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके देखते हैं। J1 की वैल्यू आप देखे थे अगर तो एफ साइलन नॉट ई नॉट ओमेगा और एफ साइलन आर डबल डैश था। अगर आपको याद होगा एफ साइलन डबल डैश था। ठीक है, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी तो ठीक है वो अपने जगह पे है। उसके बाद यहाँ पे है बेसिकली डिवाइडेड बाय एफ साइलन नॉट था, ई नॉट था और ओमेगा था और एफ साइलन आर डैश था। अगर आपको ध्यान होगा वापस लेके जाता हूँ, ये वाला एफ साइलन आर डैश था, बाकी सारे टर्म तो सेम थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप लॉस टेंजेंट कोई आपको पूछता है व्हाट इज द लॉस टेंजेंट इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो आपको सिंपल इसको 10 डेल्टा से रिप्रेजेंट करना है और ये होता है एप्सिलॉन आर डबल डैश बाय एप्सिलॉन आर डैश। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपको इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट है तो आपको लॉस टेंजेंट की वैल्यू पूछ देगा। ठीक है, और इसका रेंज जनरली लॉस टेंजेंट का होता है 0.0001 से लेके ये जो 10 डेल्टा होता है लॉस टेंजेंट वो होता है लगभग 0.001 तक। ये वैल्यू इतना तक रेंज करती है। अगर आपको कोई लॉस फैक्टर पूछता है कि व्हाट इज द लॉस फैक्टर,
तो आपको क्या बताना है, देखिए लॉस फैक्टर बेसिकली एफ डबल डैश है। आपको मालूम है ना कि यही लॉस का कारण है, तो लॉस फैक्टर अगर कोई पूछता है तो आपको बता देना है कि एफ डबल डैश लॉस का फैक्टर है, उसका वैल्यू होता है एफ डैश इंटू 10 ऑफ डेल्टा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में लॉस टेंजेंट दिया रहता है और एफ डैश दिया रहता है तो आप लॉस फैक्टर निकाल सकते हैं। तो लॉस फैक्टर इसको बोला जाता है, लॉस टेंजेंट 10 डेल्टा को बोला जाता है। और आपका ये है एवरेज पावर डेंसिटी लॉस, यही है बेसिकली डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाता है विच इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक लॉस का था और ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है इस बार का, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होता है